हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 3 विद्युत धारा के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो टॉपिक है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस पर आधारित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल दूंगी बट लिखाऊंगी नहीं, तो वो चीज़ आप नोट करते चलिएगा। साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें याद भी होती जाएंगी और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हीटस्टोन सेतु। कल हम लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ का नियम क्या है, कितने तरह के होते हैं और इनका यूज हम लोग किस तरह करते हैं किसी परिपथ को हल करने के लिए। आज व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ना है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें 4 प्रतिरोधों को आपस में जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी खोज जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने की थी, इसलिए इसका नाम भी उन्हीं के नाम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु क्या है कि 4 परिपथ को जोड़कर बनाया गया एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें किसी एक प्रतिरोध का मान शेष प्रतिरोधों के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। अरे बात समझ में? व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अगर पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु जो है एक विशेष प्रकार का परिपथ है जो 4 प्रतिरोधों को आपस में जोड़कर बनाया गया है, और इसका उपयोग जो होता है हम लोग किसी एक प्रतिरोध का मान शेष अन्य प्रतिरोधों के पदों में ज्ञात करने के लिए किया जाता है। या आप यह भी कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1843 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने की थी, और यहाँ पर हमने एक व्हीटस्टोन सेतु का चित्र भी बना रखा है। यहाँ पे 4 प्रतिरोध है P, Q, R और S। इन चारों को आपस में जोड़कर ये व्हीटस्टोन सेतु तैयार किया गया है। इसका जो विकर्ण है BD, इसमें IG इज इक्वल टू 0, जो डायगोनल है उसमें धारा का मान 0 होता है, लेकिन हर समय नहीं। जब व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलित अवस्था में हो तब उसमें हमने एक धारा मापी जोड़ रखा है जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर यानी G। यह धारा मापी हमको यह बताएगा कि इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। ठीक है, धारा मापी का काम केवल ये बताना है कि ये जो परिपथ आपने तैयार किया है इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। हमने यहाँ पे एक सेल लगा रखा है, सेल के साथ हमने एक कुंजी भी लगा रखी है। ठीक है, जैसे ही सेल की कुंजी को दबा करके हम लोग इस परिपथ में धारा का प्रवाह कराएंगे तो धारा जो होगी, मान लीजिए सेल से I धारा निकलती है और परिपथ की ओर जाती है। जब बिंदु A पर धारा I पहुंचती है तो वही I धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। देख लीजिए, ये हमारा पूरा परिपथ है, यहाँ पर कुंजी लगा हुआ है। इस कुंजी को जब दबाकर हम लोग इस परिपथ में धारा का प्रवाह कर रहे हैं, तो जैसे ही यह धारा बिंदु A पर जाती है, बिंदु A पर धारा जैसे ही जाती है वह 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाता है I1 और एक हो जाता है I2, धारा I1 और धारा I2। एक धारा I1 जो है प्रतिरोध P में जाता है और धारा I2 जो है प्रतिरोध R में जाता है। ठीक है, बिंदु B पर जैसे धारा पहुंचती है इसमें जो है धारा का मान 0 है, क्योंकि यह जो व्हीटस्टोन सेतु है वह संतुलित अवस्था में है, इसलिए इस विकर्ण में धारा का मान जो है 0 है। तो यही I1 धारा फिर Q में जाती है, प्रतिरोध Q में, और यहाँ का जो I2 धारा था वही प्रतिरोध S में जाती है। ये बात समझ आ गई कि जैसे ही धारा I बिंदु A पर पहुंचती है 2 भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2। I1 धारा प्रतिरोध P में जाती है, I2 धारा प्रतिरोध R में जाती है। विकर्ण में प्रतिरोध धारा का मान 0 है, तो I1 धारा प्रतिरोध Q में जाती है
और I2 धारा जो है प्रतिरोध S में जाती है। तो ये हमारा वीटस्टोन सेतु हो गया, इसकी रचना हो गई। अब ये किस तरह से कार्य करता है, कब संतुलित अवस्था में माना जाता है, कब संतुलित अवस्था में नहीं माना जाता है, ये बातें हम लोग जानेंगे। देखिए, यदि आप सेल को कुंजी को दबाते हैं, सेल को दबाते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं और इस विकर्ण में धारा का मान 0 हो जाता है, मतलब इसमें कोई देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ऐसा होता है, जी लिखा रहता है, यहाँ पे एक सुई इस तरह से लगी रहती है। ये सुई अगर इस तरह खड़ी रहती है बिल्कुल सीधी अवस्था में, तो इसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है। अगर ये सुई थोड़ी सी हिलने लगी इस तरह, इसका मतलब है कि इस विकर्ण में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो हम लोग सेल दबाकर इसमें धारा का प्रवाह कराते हैं और देखते हैं कि इसमें धारा का मान 0 हो रहा है, यानी जो गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, वो यह बता रहा है कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई मतलब हिलडुल नहीं हो रहा है। जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, मतलब उसमें धारा का मान 0 हो गया। तो अगर धारा का मान 0 है तो यह जो वीटस्टोन सेतु है संतुलित अवस्था में है, और अगर धारा का मान विकर्ण में 0 नहीं है तो जो हमारा वीटस्टोन सेतु है यह संतुलित अवस्था में नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई कि कब वीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है और कब वीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में नहीं होता है। बात समझ आई है ना? नहीं आई है तो फिर से सुन लीजिए। यदि सेल से धारा का प्रवाह करने पर विकर्ण में लगे धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, मतलब सुई हिलती डुलती नहीं है, इसका मतलब है कि विकर्ण में धारा का मान क्या है? 0 है। और विकर्ण में धारा का मान 0 है तो वीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। विकर्ण में धारा का मान 0 नहीं है तो वीटस्टोन सेतु जो है संतुलित अवस्था में नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? चलिए, अब उसके लिए कंडीशन क्या है, कब वीटस्टोन सेतु जो है संतुलित होगा नहीं होगा, तो उसके लिए शर्त क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ पे किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लूप बने हुए हैं। एक लूप है ए बी डी और ए, दूसरा लूप है बी सी डी और फिर बी। आ रही है ना बस? तो लूप का नियम का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप, जो हमारे लूप है, कितने लूप है? 2 लूप ए बी डी ए में, ठीक है, ये हमारा लूप है ए बी डी ए में। हमने कहा था कि अगर आप धारा की दिशा में जाते हैं तो I इंटू आर का मान जो होगा माइनस में होगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो I इंटू आर का मान जो होगा वो क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, तो देखिए ए से बी में जाना है हमको, तो धारा की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह ये हो जाएगा I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। अगर हम इधर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो इधर तो धारा का विपरीत दिशा हो जा रहा है, तो I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, यानी I1P इज इक्वल टू I2R। क्लियर है? I1P इज इक्वल टू I2R। फिर लूप इसको हम लोग कह दें समीकरण नंबर 1। लूप, अब जो दूसरा लूप है बी सी डी डी में, फिर वही चीज I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। I1Q इज इक्वल टू I2S है I2S। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर
भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? I1 cancel, I2 cancel, P by Q is equal to R by S। ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर 1 इसको न दे करके इसको देते हैं, और समीकरण नंबर 2 इसको न देके, 0 तो यहाँ रहेगा, इसको देते हैं। आगे बात सुन, भाग दिए। जब ऐसा सिचुएशन आता है, अतः संतुलन की स्थिति में, देखिए अगर ऐसा आता है तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलित अवस्था में है। अगर ऐसा नहीं आता है तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में नहीं है। लास्ट में लिखेंगे, अतः संतुलन की स्थिति में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में? तो ये वो शर्त है जिस शर्त के आधार पे आप कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु है वह संतुलित अवस्था में है या फिर संतुलित अवस्था में नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में कि हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है वो कब संतुलित अवस्था में है और कब संतुलित अवस्था में नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मीटर सेतु। व्हीटस्टोन सेतु की तरह मीटर सेतु भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ मीटर सेतु का रचना किया हुआ है कि मीटर सेतु का चित्र किस तरह से होता है, और फिर यहाँ पे मीटर सेतु का डिफिनीशन लिखा गया है, परिभाषा लिखी गई है। मीटर सेतु की रचना हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, की रचना नीचे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं पे हमने लिखा दिया है। तो मीटर सेतु की रचना देख लीजिए क्या है। इस तरह से ये मीटर सेतु का चित्र बनाया गया है। ए और सी एक लंबा तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर। अब इस मीटर सेतु का उपयोग कब किया जाता है? तो मीटर सेतु का उपयोग जो होता है किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और मीटर सेतु जो होता है वह भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जिस तरह से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है P by Q is equal to R by S, ये दोनों जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो बिल्कुल उसी सिद्धांत पर मीटर सेतु भी कार्य करता है। तो मीटर सेतु की यहाँ पे परिभाषा हमने लिख रखी है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो मीटर सेतु की परिभाषा हो गई। मीटर सेतु की रचना यहाँ पर है। इस रचना में देख लीजिए, एक तार हमने लिया है AC जिसकी लंबाई बिल्कुल 1 मीटर होगी, और यहाँ पे पैमाना लगा होता है, एक स्केल टाइप का कुछ लगा होता है मेजर करने के लिए कि किस समय जो मीटर सेतु है वह संतुलित अवस्था में आ रहा है, कितनी लंबाई पर संतुलित अवस्था में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तांबे के तार की ही तांबे की बनी हुई 2 पत्तियां लगी हैं L आकार की। देखिए यह भी L आकार का है, यह भी L आकार का है।
दोनों एल आकार की जो पत्तियां हैं वो तांबे की बनी हुई है। इन्हीं दोनों पत्तियों के बीच में कुछ दूरी पर एक तीसरी तांबे की पत्ती रखी गई है जिसका नाम डी है। जो तांबे की पत्ती डी है उसमें देखिए 3 पेच लगे हुए हैं। अब इन तीनों पेचों का क्या उपयोग किया जा रहा है? जो तांबे की 2 पत्तियां हैं उनमें भी एक एक पेच लगा हुआ है। जो तांबे की तीसरी पत्ती है डी, उसमें भी 3 पेच लगे हुए हैं। इसकी सहायता से क्या किया जाता है कि जो तांबे की पत्ती डी है उसके एक पेच और जो ये वाली एल आकार की जो ए पत्ती है उसके एक पेच, दोनों के बीच में हम एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। फिर दूसरी ओर एक पेच और दूसरा जो एल आकार की पत्ती है उनके बीच हम वो तार जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध हमको निकालना होता है और उसको हम लोग एस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो डी की तीसरी पेच होती है उसमें एक हम लोग धारा मापी जोड़ देते हैं, एक संट जोड़ देते हैं। ये धारा मापी हमको ये बताएगा कि किस समय किस अवस्था में परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ है और किस समय धारा का प्रवाह नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है। ये जो सर्पी कुंजी है इसकी खास बात ये है कि सर्पी कुंजी इस पूरे तार एसी पर सरकता रहता है। यहाँ से वहां आप इसको कहीं भी खींच कर ले जा सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको खींच कर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आपको उस स्थिति को ज्ञात करना है जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो। विक्षेप का मतलब जानते हैं क्या होता है? इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें एक सुई लगी होती है, इंडिकेटर जिसको कहते हैं। अगर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो ये सुई जो होगी ना इस तरह से हिलने लगेगी, यानी इसमें विक्षेप हो रहा है। विक्षेप हो रहा है मतलब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और विक्षेप नहीं होगा मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। आ रही है अपनी बात समझ में? तो आपको वह स्थिति ज्ञात करनी है जिसमें जो हमारा धारा मापी है उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप न हो। क्लियर? तो वो स्थिति हम लोग प्राप्त कर लेंगे सर्पी कुंजी की सहायता से, इसको सरका करके, और जो पैमाना लगा होगा उसकी सहायता से हम लोग दूरी ज्ञात कर लेंगे इस ए बी तार की या बीसी तार की। मान लीजिए ए बी यहाँ आ रहा है और बीसी, फिर हम इसको सरका कर यहाँ लाते हैं तो ए बी इतना हो जाएगा। तो वो पैमाने की वजह से तार की लंबाई भी हम लोग नाप सकते हैं कि कितने मीटर की लंबाई पर हमको गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं मिल रहा है। गैल्वेनोमीटर जो है उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये तो उसकी रचना हो गई। उसके बाद यह जो मीटर सेतु होता है ये बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। ए बी और बीसी जो है व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध पी और क्यू की तरह कार्य करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी और बीसी व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध P तथा Q का कार्य करते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? जो AB है और जो BC है वो जो व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध P और Q होते हैं उसकी तरह कार्य करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जब इसको हमको यूज करना होता है तो प्रतिरोध बॉक्स से कोई भी प्रतिरोध हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो प्रतिरोध बॉक्स है ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें से कोई भी प्रतिरोध हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। और कुंजी को बंद कर देते हैं। अब AC को, जो हमारा AC है ना, इसमें जो बिंदु B है संतुलन की बिंदु है वो प्राप्त करते हैं कि कहां पर हमको संतुलन की अवस्था मिल जा रही है। ठीक है। अब मान लीजिए माना कि संतुलन की अवस्था में संतुलित अवस्था में तार AB की लंबाई
L है, मान लीजिए ये AB की लंबाई जो है संतुलित अवस्था, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, तो संतुलन की अवस्था में इस तार की लंबाई हमको कितनी मिली है, L मिली है। तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, BC की जो लंबाई होगी वो हो जाएगा 100 माइनस L, BC की लंबाई। अतः तार BC की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। आइए कि नहीं बात समझ में। हम लोग B की पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं, B की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं कि कब B कहाँ पर हमको मिलता है, जब जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। तो मान लीजिए कि AB की जो लंबाई है वो L है और L पर हमको संतुलन की अवस्था मिल गई है, तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी। ठीक है, अब यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, हो तो तार AB का प्रतिरोध AB का प्रतिरोध निकाल लेंगे। और AB की लंबाई क्या है, तार AB का प्रतिरोध, देखिए हमने पहले लिखा था कि जो AB है उसको व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिरोध P की तरह मान लिया गया है, और जो BC है उसको व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिरोध Q मान लिया गया है। ठीक है, तो तार AB का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, अब ऊपर तार BC यानी Q का प्रतिरोध, BC पहले लिख लेते हैं, AB का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध, BC के प्रतिरोध को हमने क्या माना था, Q, तो Q हमारे पास कितना हो जाएगा, देख लीजिए BC की AB की लंबाई तो L है, BC की लंबाई 100 माइनस L है, तो Q बराबर हो जाएगा रो, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया गया ना वही, रो L की जगह पे L नहीं रहेगा, क्या रहेगा 100 माइनस L बाई A। ये बात समझ आई है। हमने क्या किया है, तार AB का प्रतिरोध निकाला है जिसको हम लोग P कह रहे हैं, और इसका मान रो इंटू L बाई A हुआ है। BC का प्रतिरोध निकाला गया है जिसको हम लोग Q कह रहे हैं, उसका मान Q रो 100 माइनस L बाई A है। अब P बाई Q निकालते हैं, P बाई Q का मान क्या हो जाएगा, देखिए P ये है और Q हमारे पास ये है, तो P बाई Q जो होगा वो हो जाएगा L बाई 100 माइनस L, क्योंकि A तो कैंसिल हो जाएगा, P बाई Q किसके बराबर हो जाएगा, L बाई 100 माइनस L। ठीक है, चूंकि सेतु संतुलित अवस्था में है, अतः व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलित अवस्था में रहता है उसमें क्या होता था, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, इस S का प्रतिरोध हमको निकालना है। ठीक है, तो P बाई Q का मान तो हमको मिला हुआ है कितना, L बाई 100 माइनस L, P बाई Q यही ना है, उसका मान हमने रखा, और R क्या है, ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें से निकाले गए प्रतिरोध का मान है। ठीक है,
P/Q का तो मान निकल गया। R क्या है? तो इस प्रतिरोध बॉक्स में से आपने जो भी प्रतिरोध निकाला था उसका मान होगा। आप कितना प्रतिरोध निकाले, 20 ओम, 50 ओम, 60 ओम, 80 ओम, 100 ओम, तो वो इस प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है जिसका मान आपको पता होगा। ठीक है, तो वो हो गया R। ये भी पता है, ये भी पता है, इसमें पता क्या नहीं है? S। तो S बराबर हो जाएगा R 100 माइनस L बाई L। तो इस तरीके से जो मीटर सेतु है उसकी सहायता से हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले के द्वारा। S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध का मान है। 100। L क्या है? तो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर या कितने सेंटीमीटर के तार की लंबाई रखने पर आपको गैल्वेनोमीटर में संतुलन की स्थिति मिल गई है, संतुलित अवस्था में आपका गैल्वेनोमीटर आ गया है, मतलब उसमें कोई विक्षेप नहीं दिखा रहा है। और ये भी L वही है। तो इन सबको सॉल्व करके आप S का मान यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका मीटर सेतु। और मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का जो दो हमने टॉपिक डिस्कस किया था किरचॉफ का नियम और उसके उपयोग हम लोग किस तरह करते हैं, उस पर हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। उसी तरह से ये मीटर सेतु भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? जब भी एग्जाम देने जाइए इसको जरूर पढ़ के जाइए। हम लोगों ने जो मीटर सेतु पढ़ा है उसी पर आधारित एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिससे चीजें जो होंगी आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, सवाल क्या है कि किसी मीटर सेतु में प्रतिरोध बॉक्स में से 50 ओम का प्रतिरोध निकालने पर BC 60 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मीटर सेतु जो हमने अभी फिगर बनाया था ना वही मीटर सेतु है और उसी के आधार पर हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है R का मान कितना हो गया? R इज इक्वल टू 50 ओम। ठीक है, BC अगर आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो AB कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60 यानी 40 सेंटीमीटर। बात समझ आई है? तो BC मिल गया, AB मिल गया, R मिल गया। अब हमको S निकालना है। S जो है वही हमारा अज्ञात प्रतिरोध है और S का मान हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा था, S बराबर R 100 माइनस L बाई L। ये था ना, L जो होता है वो AB की लंबाई होती है। AB की लंबाई को हम लोग L बोलते हैं, जहां पर हमको धारामापी संतुलित अवस्था में मिलता है। तो L का मान 40 हो गया। अब ये सारे मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। R का मान 50, 100 माइनस L का मान 40 है तो 100 में से 40 घटाएंगे 60 और फिर L का मान 40। ओम। तो जो अज्ञात प्रतिरोध है S उसका मान कितना हो जाएगा? 75 ओम। अतः अज्ञात प्रतिरोध 75 ओम है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया और मीटर सेतु की सहायता से इसी तरह से हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो मीटर सेतु है उसमें जब हम लोग उसको उपयोग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी त्रुटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने त्रुटियां लिख रखा है। पहला ये है कि मीटर सेतु की सहायता से बहुत ही छोटे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरा, मीटर सेतु के तार में अधिक देर तक धारा का प्रवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा तार का प्रतिरोध गर्म होने के कारण बदल जाता है। तीसरा, पूरे तार के लिए अनुप्रस्थ काट सभी जगहों पर समान नहीं होता है, जिससे प्रतिरोध में अशुद्धता बनी रहती है। मतलब पूरे तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो सभी जगहों पे बराबर नहीं होता है और इसलिए जो हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं उसमें अशुद्धता बनी रहती है। तो ये जो मीटर सेतु का हम लोग प्रयोग करते हैं उस समय होने वाली त्रुटियां हैं। ठीक है, हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और अगला टॉपिक है हमारा विभव मापी।
विभवमापी क्या है? विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी शेल के विद्युत वाहक बल का मान यथार्थ रूप से ज्ञात किया जा सकता है। वैसे विभवमापी का सभी लोग जानते हैं, विभवमापी जो है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके और भी कई सारे उपयोग हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। इस तरह से विभवमापी जो है काफी इंपॉर्टेंट उपकरण है आपके लिए, और उसका उपयोग जो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। और यह जो है विभवमापी जो है मीटर सेतु हुआ या आपका विभवमापी जो है मीटर सेतु से काफी अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मीटर सेतु है उसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं, और विभवमापी की सहायता से हम लोग दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है काफी नगण्य होता है, बहुत ही छोटा होता है, और वो भी हम लोग इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो मीटर सेतु है उसमें क्या है कि आप काफी छोटे प्रतिरोध का मान नहीं निकाल सकते हैं मीटर सेतु की सहायता से, इसलिए मीटर सेतु से इसको अच्छा उपकरण माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये विभवमापी है, और अभी हम लोगों ने विभवमापी के बारे में पढ़ा, मीटर सेतु के बारे में पढ़ा।